हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे बीजांड, जिसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणु दानी। अब जो बीजांड होता है वो कहाँ पर होता है? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किस बारे में जाना था, स्त्री केसर। स्त्री केसर किसे कहे थे हमने? वर्तिकाल, वर्तिका और अंडाशय का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर। तो जो अंडाशय होता है इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है इसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड। तो इस प्रकार से होती है बीजांड की संरचना। तो इस वीडियो में हम बीजांड की संपूर्ण संरचना के बारे में जानेंगे। तो बीजांड की संरचना को देखने से पहले हम क्या समझेंगे? ये जो स्ट्रक्चर है किसका है? एक प्रकार से ये अंडाशय का है और ये अंडाशय की भित्ति होती है। अब बीजांड कहाँ पर पाया जाता है? ये क्या है? एक प्रकार से अंडाशय की भित्ति, और अंडाशय की भित्ति में एक संरचना मिलती है जिसका नाम क्या है? बीजांड आसन। इसी के साथ साथ जो बीजांड आसन, इसे क्या बोलते हैं? अपरा भी बोलते हैं। अब ये बीजांड आसन जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे कि होता है ना पुष्प में पुष्प का आसन पुष्पासन कहलाता है, वैसे ही बीजांड का आसन क्या कहलाता है? बीजांड आसन। और बीजांड आसन को क्या बोलते हैं? हम एक प्रकार से अपरा भी बोलते हैं। अपरा को और क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा भी बोलते हैं। और इस बीजांड आसन पर कौन टिका होता है? एक प्रकार से ये बीजांड टिका होता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो अपरा होती है वो क्या करती है? किससे किसको जोड़ती है? तो जो बीजांड होता है उसे अंडाशय से जोड़ने का काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेसेंटा होती है, अपरा, वो क्या करती है? बीजांड को अंडाशय से जोड़ने का काम करती है। अब किसकी बात करते हैं? बीजांड की। अब जो बीजांड की संरचना, इसको एक प्रकार से ध्यान से देखिए तो जो ये येलो वाला पार्ट जिससे हमने डिनोट किया है वो क्या होता है? ये क्या कहलाता है? बीजांड का शरीर। तो ये पूरा भाग क्या कहला रहा है? बीजांड का शरीर कहला रहा है। और कहीं ना कहीं जो बीजांड का शरीर है इसको आप हमने क्या एक प्रकार से ये जुड़ा हो किससे? अपरा से, मतलब कि जो मतलब कि क्या हो जाएगा, जो बीजांड का शरीर है वो किससे जुड़ा हुआ है? अपरा से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से डंडी के द्वारा जोड़ा। किसको? जो अंडा इसका बीजांड का शरीर है उसे किसके तो और किससे? बीजांड के शरीर और बीजांडासन या अपरा को जोड़ के रखते हैं। किसके द्वारा? एक डंडी के द्वारा। और इस डंडी को क्या बोलते हैं? बीजांड ब्रंथ। और बीजांड ब्रंथ का ही मतलब क्या होता है? एक प्रकार से एक डंडी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो बीजांड ब्रंथ होता है वह बीजांड के शरीर को अपरा से जोड़ने का कार्य करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये तो बीजांड का शरीर हो गया और ये बीजांड ग्रंथ हो गया, ठीक है। अब जो ये जो जैसे कि हमने ये ब्लैक कलर से जो संरचना को डिनोट किया है, ये जो ठीक है, इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये क्या कहलाती है? नाभिका। और ये क्या करती है? एक प्रकार से जो बीजांड का शरीर और बीजांड ग्रंथ को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि नाभिका किसे कहेंगे? एक प्रकार से जो बीजांड का शरीर है और बीजांड ग्रंथ आपस में एक दूसरे के संपर्क में है, उस जगह को हमने क्या कहा? नाभिका। हम इसको फिर से समराइज करें तो ये एक प्रकार से क्या हो गया? अंडाशय, ठीक है। अब अंडाशय के अंदर क्या पाया जा रहा है? बीजांड, है ना। अब जो अपरा होती है वो क्या करती है? जो बीजांड का शरीर है उसे अंडाशय से एक प्रकार से जोड़ने का काम करती है। कौन? अपरा। फिर उसके बाद बात आती है बीजांड ग्रंथ की, ठीक है। अब बीजांड ग्रंथ क्या करता है? अंडाशय के शरीर को अपरा से जोड़ने का कार्य करता है। और नाभिका का क्या हो गया? एक प्रकार से जो बीजांड का शरीर होता है और बीजांड ग्रंथ आपस में जिस संपर्क में होते हैं, जिस जगह से आपस में मिले हुए होते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं? नाभिका। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? जो बीजांड का शरीर। तो बीजांड का शरीर मुख्य भाग है ना, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और अब जो बीजांड का शरीर को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है? एक प्रकार से ये दो आवरण पाए जा रहे हैं ना। एक तो ये बाहरी वाला, ये, ठीक है। और एक कहाँ पर पाया जा रहा है? ये अंदर वाला। तो इस प्रकार से दो आवरण पाए जा रहे हैं और इन दोनों आवरण को हम क्या बोलते हैं? तो इन दोनों आवरण को हमने क्या कहा? अध्यावरण। अब अध्यावरण तो ये, ठीक है। अब अध्यावरण के अंदर क्या मिलता है वो जाने हम। एक प्रकार से क्या मिलता है? ये इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं और कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। तो एक प्रकार से अध्यावरण के अंदर क्या मिल रहा है? ऊतक मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? समूह को पूरे को बीजांड काय बोलते हैं। तो अभी हमने सिंपल सी बात जाना कि जो क्या बीजांड का शरीर, इसके ऊपर एक इनमें क्या दो आवरण मिल रहे हैं, बाहरी आवरण और एक आंतरिक आवरण, है ना। अब इन दोनों आवरण को क्या बोले हमने? अध्यावरण। और अध्यावरण के अंदर कोशिकाओं का समूह मिल रहा है, ठीक है, ऊतक बोलते हैं। उसे हमने क्या बोला? बीजांड काय। अब यहाँ हम ध्यान से देखें तो ये जो अध्यावरण है एक ऐसी जगह दिखाई दे रही है जहाँ पर ये अध्यावरण नहीं पाए जाते या फिर एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। कहाँ पर? ये वाली जगह पे। एक प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है? छेद सा बन रहा है ना। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो जगह होती है, छेद होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। तो ये क्षेत्र क्या कहलाए? बीजांड द्वार। और जो बीजांड द्वार होता है इसके जस्ट अपोजिट साइड एक संरचना मिलती है यहाँ पर ऐसी, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? निभाग। तो याद करने के लिए क्या है कि हम याद कर सकते हैं कि जो बीजांड द्वार होता है ना उसके जस्ट अपोजिट साइड पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? निभाग। अभी तो हमने इनके हिंदी नाम को समझा, अब हम इनके इंग्लिश नाम को भी जानेंगे। तो जो बीजांड आसन या अपरा होती है उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लेसेंटा।
और जो बीजांड ग्रंथ होता है इसे क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। और जो नाभिका होती है इसे क्या बोलते हैं? हाइलम। और जो निभाग होता है इसे क्या बोलते हैं? कैलेजा। जिसे कई लोग चैलेजा भी बोलते हैं, लेकिन करेक्ट क्या है? कैलेजा। और जो अध्यावरण होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटिगमेंट। और जो बीजांड काय होते हैं उससे बोलते हैं न्यूसिलस। बीजांड और माइक्रोफाइल। और जो अंडाशय है उसे क्या बोलते हैं? ओवरी। तो लगभग सब कुछ तो हो चुका है। इस प्रकार से हमने क्या जाना? बीजांड की संरचना। यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे हम? ये बीजांड काय के, है ना। ये बीजांड था, बीजांड का शरीर ना, बीजांड काय के अंदर क्या, इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। इसको हम यहाँ पे डिटेल में जाने तो ये हो गया क्या है? बीजांड का शरीर है, बीजांड की संरचना, ठीक है, बीजांड। और इसके अंदर क्या पाए जा रहे थे? एक प्रकार से बीजांड काय, बीजांड काय या ऊतक, है ना, एक प्रकार से। अब क्या होता है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं का समूह पाया जाता है। इनमें क्या होता है कि इनमें से एक कोशिका एक बड़ा आकार ले लेती है, और इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। और जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है, जिसे हम बोलते हैं 2n। अब इस जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये जिसे हम बोलते हैं न्यूनकारी विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है? एक प्रकार से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से 4 कोशिका में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये एक प्रकार से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और ये चारों कैसी होती है? अगुणित होती हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एक प्रकार से एन 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 एन, ठीक है। और ये चारों होती, इनको, इनमें से जो प्रत्येक कोशिका है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? तो इनकी प्रत्येक कोशिका को क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणु कहा जाता है। और क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु का बनना ही क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन। या हम और बोल सकते हैं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन। अब हम यहाँ इसे ध्यान से देखें तो क्या होता है, ये जो 4 गुरु बीजाणु होती है ना, इसमें होता है कि ये जो 3 कोशिकाएं होती है किसके तरफ होती है? एक प्रकार से ये जो बीजाणु द्वार होता है ना उसकी तरफ वाली जो 3 कोशिकाएं होती हैं, ये एक प्रकार से क्या हो जाती हैं? तीनों नष्ट हो जाती हैं, या फिर परिपक्व नहीं हो जाती हैं, या फिर क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं। केवल कौन सी बचती है? सिर्फ एक बचती है। तो क्या होता है, जो गुरु बीजाणु होती है इनमें से जो 3 होती है वो नष्ट हो जाती है, या एक प्रकार से अपरिपक्व होती है, मतलब कि परिपक्व नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? अब क्योंकि ये क्या होता है? एक प्रकार से बीजाणु द्वार होता है। अब यहाँ से कोई चीज़ आती है, ठीक है, तो अब ये इसे नष्ट कर सकती है, इसे नष्ट कर सकती है, इसे नष्ट कर सकती है। बचती कौन सी? ये वाली। मतलब कि एक प्रकार से ये सुरक्षात्मक या सुरक्षक का कार्य करती है। एक प्रकार से ये सहायक कोशिकाएं होती हैं, जो किसको प्रोटेक्ट करती है? ये वाली कोशिका को। और जो ये वाली कोशिका होती है ये क्या करती है? एक प्रकार से बड़ी हो जाती है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब इसको क्रियाशील गुरु बीजाणु बोलेंगे तो ये जो 3 होते हैं उन क्या बोल देते हैं? अक्रियाशील, है ना, क्योंकि वो एक प्रकार से क्या होते हैं? अपरिपक्व होते हैं, मतलब परिपक्व नहीं हो पाते और नष्ट हो जाते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? जो क्रियाशील गुरु बीजाणु, उसमें क्या होता है? तो एक प्रकार से ये बीजांड हो गया, उसके अंतर्गत क्या हो गया? जो बीजांड का है तो उसमें एक कोशिका बड़ी हुई थी ना, और 3 नष्ट हो गई थी, तो जो एक बच्ची उसे हम क्या बोलते हैं? क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब इसमें क्या होगा? आगे इसमें विकास होगा। अब इनमें क्या होता है? एक प्रकार से विभाजन होता है। अब ये एक प्रकार से क्या है? कोशिका है ना। अब हम जानते हैं कि जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन में सबसे पहले क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब हम इसी को जो अंदर वाली जो कोशिका है, ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो ये वाली थी इसको हम यहाँ थोड़ा बड़े रूप में समझ रहे हैं ना, तो इस प्रकार से ये ऐसे कोशिका, मतलब कि ये क्या है? बीजांड का है ना। इसमें से जो ये वाली कोशिका होती है, ये वाली, ठीक है। अब ये तो एक कोशिका, ये वाली कोशिका यहाँ पे बनाई हमने। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक प्रकार से केंद्रक का विभाजन हो जाता है, तो एक केंद्रक यहाँ और एक केंद्रक यहाँ पर। अब यहाँ पे केंद्रक विभाजन तो हो गया, लेकिन कोशिका विभाजन क्या होता है कि केंद्रक विभाजन के बाद क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। लेकिन यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट रखने वाली बात ये होती है, याद रखने वाली, कि यहाँ पे क्या होता है? केंद्रक का विभाजन तो होता है, लेकिन क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब जब यहाँ पे क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, तो क्या होगा? केंद्रक विभाजन ही होगा। अब जब एक से यहाँ पर एक था तो यहाँ से 2 अगुणित केंद्रक बन गए थे ना। अब फिर से क्या हो जाएंगे? फिर विभाजन होगा तो फिर यहाँ पे हो जाएंगे 2 से क्या जाएंगे? 4। इसी को हम आगे समझें तो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे बनाया हमने। तो ये भी यहाँ पे 2 हो गए ना, 2 से कितने हो गए? 4 हो गए। अब 4 से कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गए? जो क्रियाशील गुरु बीजाणु था उसमें कितने केंद्रक हो गए? 8 केंद्रक हो गए। अब आगे क्या होता है कि जो यहाँ पे एक केंद्रक यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से एक केंद्रक यहाँ पे आ जाता है, मतलब कि आपस में ये दोनों केंद्रक आ जाते हैं ना, ऐसे, मतलब कि जुड़े हुए ऐसे, एक एन एक एन। और क्या होता है? यहाँ पे 3 केंद्रक यहीं पे रहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया कहाँ पर हो रही है? जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है ना, इसी के अंदर हो रही है ये सारी संरचना।
तो अभी तक क्या हुआ यहाँ पे हम क्रियाशील, ये है हमारी क्या क्रियाशील गुरु विचारण, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसी के अंदर मतलब कि केंद्रकों का विभाजन होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली क्या होती है कि यहाँ पे कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है, तो इसी गुरु विचाणु के अंदर अंदर केंद्रक का विभाजन होता रहता है। अब एक से कितने बने, दो, दो से चार और चार से बने आठ, और फिर इस प्रकार से दो बीच में रह जाते हैं और दो इस ध्रुव में, वो सॉरी, तीन इस ध्रुव की तरफ और तीन इस ध्रुव की तरफ। अब क्या होता है कि 8 केंद्रक का निर्माण तो हो जाता है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो केंद्रक होते हैं ना, इनमें क्या होता है, इनके आइट साइड ऐसे कोशिका भित्ति का निर्माण होने लगता है। अब जब कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है तो इन्हें हम क्या कहने लगते हैं, कोशिकाएं कहने लगते हैं। तो एक प्रकार से ये क्या हो जाती है, कोशिका, है ना। और यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी कोशिकाएं के अंदर भित्ति का निर्माण, यहाँ भी भित्ति का निर्माण और यहाँ भी भित्ति का निर्माण। तो इस प्रकार से इन कोशिकाओं में क्या होता है, भित्ति का निर्माण हो जाता है, सॉरी केंद्रक में भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या कहलाने लगती है, कोशिकाएं बन जाती हैं। अब आगे क्या होता है, और जो ये बीच वाले केंद्रक होते हैं इनमें भी क्या होता है, एक प्रकार से कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो तीन कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं, तो इनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। और यहाँ पर जो होती है, यहाँ पे जो बड़ी वाली होती है इसे हमने क्या नाम है इसका, अंड कोशिका या मादा युग्मक बोलते हैं। और इनके जो आइट साइड में होती हैं ये, इन्हें क्या बोलते हैं हम, तो इससे इन्हें क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। और ये दोनों को क्या बोलेंगे, सहायक कोशिकाएं। और यहाँ पे हम ये जिस पिंक कलर से इसे डिनोट किया है, जिसमें कि अंड कोशिका और ये दोनों सहायक कोशिका, ये जो तीनों होती, इन तीनों के समूह को हम क्या बोलते हैं, अंड संपुट। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। किस किस को, तो जो अंड कोशिका है और सहायक कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं, अंड संपुट या एग एपरेटस। और जो एग संपुट होता है वो कहाँ पर होता है, जैसे कि ये तीनों कोशिका है ना। अब ये वाली संरचना यहाँ पर है तो एक प्रकार से इधर बन रही है ना, तो अब यहाँ पे क्या होता है, विचरण द्वार होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अंड संपुट होता है वो कहाँ पर बनता है, विचरण द्वार की ओर बनता है। और जो यहाँ पे क्या होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। अब यहाँ पे क्या हो रही है, ऊपर बन रही है ना, तो ये ऊपर की ओर, यहीं पे बनेगी ऊपर की ओर। अब ऊपर क्या होता है, निभाग होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिमुखी कोशिका होती है वो कहाँ होती है, निभाग की ओर बनती है। सॉरी एवरीवन, एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई कि अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमें अलग अलग दिख रहा है ना, तो यहाँ पे अब कोशिका भित्ति का निर्माण तो हमने बताया ना कि जब कोशिका भित्ति का निर्माण कब होता है, जब कोशिका द्रव का विभाजन होता है। अब पहले तो कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता, लेकिन जैसे 8 केंद्रक का मतलब कि जो मतलब केंद्रक का विभाजन होता है, 8 केंद्रक का मतलब कि निर्माण हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसके द्वारा तो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पर एक ये अंदर दो कोशिकाएं पाई जा रही है ना। अब इन्हें क्या बोलते हैं हम, तो इन्हें बोला जाता है केंद्रीय कोशिका। और इनके अंदर जो केंद्रक पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी हमने इस संरचना को पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कि अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितने केंद्रक पाए जाते हैं और यहाँ पे कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आते हैं और ये कन्फ्यूज़न वाले भी होते हैं, क्योंकि डीप में यदि हम समझेंगे तो हमारे लिए वो ईजी लगेंगे, लेकिन क्या होता है हम डीप में नहीं समझ पाते। तो अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया कि यहाँ पे कितने केंद्रक और कितने कोशिकाएं पाई जाती है, तो हम कैसे पता करेंगे। अब जो जिनके अंदर जो भित्ति है ना वो क्या है, हमारी कोशिकाएं। तो 1 2 3, ये 3 कोशिकाएं हुई और ये 3 कोशिकाएं कितनी, 6 हो गई, ठीक है। और ये एक बड़ी वाली कोशिका, तो इस प्रकार से कितनी कोशिकाएं हो गई यहाँ पे, 7 कोशिकाएं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितनी कोशिका, 7 कोशिका। अब केंद्रक कितने, तो 3 केंद्रक यहाँ पे, 3 केंद्रक यहाँ पे, 6 केंद्रक। और ये वाली कोशिका इसमें कितने केंद्रक पाए जा रहे हैं, 2 केंद्रक। तो इस प्रकार से कितने केंद्रक यहाँ पे, 8 केंद्रक। तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितने केंद्रक पाए जा रहे हैं, 8 केंद्रक। तो यह अवस्था कैसी है, 7 कोशिकी व 8 केंद्रक की अवस्था है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो पूरी जो संरचना है, ये जितनी भी क्रियाएं हुई है, ठीक है, और जो 7 कोशिका और 8 केंद्रक, ये किस में पाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं, तो ये यहाँ पे ये वाले जो पिंक कलर से हमने डिनोट किया और एन लिखा है ना, ये क्या है, क्रियाशील गुरु विचाणु, जो कि यहाँ पर है। इसी को हमने यहाँ पे डिनोट किया, यहाँ पे कम जगह थी और यहाँ पे एक ही बार में समझ में नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ पे ये समझाया। तो ये जो एन है इसकी जगह ये वाली स्ट्रक्चर आ जाती है। अब हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, ये वाली जहाँ पे ये केंद्रक का विभाजन नहीं हुआ था ना, तो इसे हम क्या बोल रहे थे, एक केंद्रक था एक प्रकार से यहाँ पे ना, तो इसे हम क्या बोल रहे थे, क्रियाशील गुरु विचाणु। अब क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे विभाजन हो जाता है और ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे क्या होता है, 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं ना। वो कौन सी स्थिति हो जाती है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रियाशील गुरु विचाणु था, सिर्फ इसका नाम बदल के क्या हो जाता है अब, तो अब हम इसे क्या बोल देते हैं, ये पूरी जब संरचना आ जाती है इसे बोलते हैं भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश में क्या होता है, 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे नाम में नाम क्या हुआ है, एक प्रकार से चेंज हुआ है।
बाकी किससे चेंज हुआ, जो क्रियाशील गुरु बीजाणु थे उसमें विभाजन होते जाता है, तब ऐसी संरचना आ जाती है। तो क्रियाशील गुरु बीजाणु को हम क्या नाम दे देते हैं, तो भ्रूणकोष नाम दे देते हैं। हम इसे एक और तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है ये विकास करके किसमें निर्मित हो जाता है, 7 कोशिका व 8 केंद्रक, है ना। तो मतलब कि निर्माण करके किसका निर्माण करता है, भ्रूणकोष का निर्माण करता है, जिसमें क्या होता है 7 कोशिका व 8 केंद्रक होते हैं। मतलब क्रियाशील गुरु बीजाणु का विकास ही क्या कहलाता है, भ्रूणकोष। या फिर क्रियाशील गुरु बीजाणु विकास करके किसमें बदल जाता है, भ्रूणकोष में। अब यहाँ पे एक और न्यू चीज़ आती है, जैसे कि हम क्वेश्चन करें कि हमने पिछले वीडियो में जाना था ना कि जो नर युग्मक क्या होता है और नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। तो अब क्या होता है, युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद किसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है, नर युग्मक पाए जाते हैं। अब नर युग्मकोद्भिद कौन होता है, परागकण, क्योंकि परागकण में क्या होते हैं, एक प्रकार से नर युग्मक होते हैं। अब इसी प्रकार से क्या होगा कि अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो अंड कोशिका होती है ना, यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, मादा युग्मक, मतलब कि अंड कोशिका एक प्रकार से क्या है, मादा युग्मक है। अब जिस जगह मादा युग्मक पाए जा रहे हैं, अब किस जगह पाए जा रहे हैं, तो इस भ्रूणकोष में पाए जा रहे हैं। तो जिस जगह पे पाए जा रहे हैं तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, तो इस कारण से हम भ्रूणकोष को क्या बोलते हैं, मादा युग्मकोद्भिद। और जब हम नर की बात करें या पुंकेसरी परागकण में ना, तो परागकण क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद, और जो मादा युग्मकोद्भिद कौन होता है, भ्रूणकोष। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जिस भ्रूणकोष में मतलब कि ऐसा भ्रूणकोष जिसमें कि 7 कोशिका और 8 केंद्रक ऐसी अवस्था पाई जाती है, उस भ्रूणकोष को एक नाम दिया गया है, उसे बोलते हैं पॉलीगोनम भ्रूणकोष। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना, इस वीडियो में जाना बीजांड की संरचना, जिसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी, और गुरु बीजाणु जनन को जाना। और इसी के साथ साथ हमने किसका, इसी जो बीजांड की संरचना, इसका पूरी संरचना का अध्ययन किया।